मुनमुन देवी का छोटा बेटा अनुज अपनी माँ को अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड लीजा की फोटो दिखाते हुए उनसे बोलता है, माँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है लीजा। मैं इसके साथ काफी समय से रिलेशनशिप में हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब भैया की शादी के साथ साथ हमारी शादी भी आप करवा दो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लीजा बहुत अच्छी लड़की है। अरे हमारे इंडिया में लड़कियां मर गई थी क्या जो तुझे ये विदेशी लड़की ही मिली? अरे विदेशी लड़की हमारे इंडियन कल्चर को क्या ही समझेगी, और मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमारा घर परिवार टूटे। अरे ये विदेशी लोग बहुत ही मतलबी होते हैं, इन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता। और एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर तूने इससे शादी की ना तो मुश्किल से तेरी शादी 1 महीना भी नहीं चलेगी। माँ आप शादी चलने की बात कर रही हो? मुझे इसके साथ करीब करीब 6 साल हो चुके हैं। साथ में हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं, और वैसे भी मुझे लीजा के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उसी से हो। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तू कुंवारा बैठ। किसने कहा है शादी करने के लिए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 बेटे दिए हैं भगवान ने मुझे, एक बेटे की तो शादी करवा के बहू आने का जो अरमान था वो पूरा हो ही जाएगा मेरा। अब तेरी बीबी आए चाहे ना आए, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर तू जिद पे है तो मैं भी जिद पे हूँ। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगले महीने तेरी भाई की शादी है। मैं कोई भी ड्रामा नहीं चाहती। देखते ही देखते मुनमुन देवी के बड़े बेटे अमित की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। मुनमुन देवी अपने बेटे अमित की शादी अनीता नाम की लड़की से बहुत ही धूमधाम से करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद मुनमुन देवी का सबसे छोटा बेटा अनुज उसी विदेशी लड़की लीजा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। और अनुज को देखकर मुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और मुनमुन गुस्से में बोलती है, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। तुझे मना किया था ना इस लड़की से शादी करने के लिए। जब तूने मेरी बात नहीं सुनी तो यहाँ क्यों आया है? इस लड़की को लेकर यहाँ से जा सकता है तू। अरे माँ आपको जो करना था आपने वो कर लिया ना। अब मेरे टाइम पर तो मानी नहीं। कम से कम अनुज के साथ तो ऐसा मत करो। अब तो उसने शादी कर ली है और ये लड़की अब इसकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आप इसे घर से निकालकर हर वक्त अपनी बातों को ऊपर नहीं दिखा सकती हैं। मेरे साथ आपने अपनी मनमानी दिखा ली, लेकिन कम से कम मेरे छोटे भाई अनुज के साथ तो मत करो ऐसा। ठीक है, अगर तुम लोग इसमें खुश हो तो यही सही। बेटे की खुशी के कारण मुनमुन देवी लीजा को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही रात को मुनमुन देवी के घर उसकी पड़ोसन आती है विदेशी बहू को देखने। लीजा की खूबसूरती को देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे मुनमुन तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इस विदेशी बहू के चर्चे हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर भी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब इसकी पहली रसोई होगी तो भी विदेशी खाना बनाएगी या हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार जो परंपरा में खाना बनाया जाता है वो बनाएगी। अरे बहन, तुमको क्या लगता है कि विदेशी लोग पहली रसोई की रस्म को क्या ही जानते होंगे? अरे पता नहीं कैसी जाएगी हमारे घर की पहली रसोई की रस्म। बस कुछ जो नात रिश्तेदार हैं उनको न्योता देना है ताकि पहली रसोई वाले दिन वो आए और महारानी जो खाना बनाएंगी उसे खाकर वो लोग हमारी तारीफ करते हैं या बेइज्जती, ये तो उसी दिन पता चलेगा। जो भी बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत है वो उस दिन तो चली ही जाएगी। यही होता है, अगर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दो तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ विदेशी बहू को भी ले आते। इसीलिए मैंने अपने बच्चों को कभी विदेश नहीं भेजा। खैर अब जो होना था वो तो हो गया है। एक तरफ देसी खाना बनेगा, दूसरी तरफ विदेशी खाना बनेगा। असली स्वाद तो तुम्हें मिल रहा है मुनमुन देवी। हाँ, इतना बोलकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। मुनमुन देवी अपने दोनों बहू को अपने पास बुलाती है और मन ही मन सोचते हुए कहती है, पहली रसोई वाले दिन क्यों ना इस विदेशी बहू की बेइज्जती करवा दूं, तब जाके मेरे बेटे को अकल आएगी कि उसने जो किया वो गलत किया, उसकी पसंद कितनी बेकार है। एक काम करती हूँ, मैं इस विदेशी बहू से बहुत ही मुश्किल खाना बनवाती हूँ और अपनी अनीता बहू से बहुत ही आसान खाना बनवाऊंगी, जिससे ये विदेशी बहू अपने आप मेरी बहू के सामने हार जाएगी। फिर लोग तारीफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनीता बहू की। इतना सोचने के बाद मुनमुन देवी बोलती है, एलिजा बहू, तुझे ना जितने भी रिश्तेदार आएंगे उन सभी के लिए 56 भोग बनाना है, और हाँ 56 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ भी। और अनीता बहू, तू पहली रसोई वाले दिन तू जो भी बना सकती है वो बना ले अपनी मर्जी के हिसाब से। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू जो बनाएगी सही ही बनाएगी, क्योंकि तू तो हमारे कल्चर के हिसाब से है। बाकी लीजा, इसके नाम में ही विदेशीपन छुपा हुआ है। क्या ही खाना बनाएगी, बाकी तो देखते ही हैं। सासू माँ, पापा
बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ बना लूंगी। मुझे घर का सारा काम आता है, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, हिंदी तो बड़ी अच्छी बोलती है। बातों से लग नहीं रहा कि तू विदेशी है। खैर ये बात छोड़। इस तरह से लीजा और अनीता दोनों रसोई में जाती हैं। लीजा रसोई में खाना बनाने से पहले चूल्हे की पूजा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता बिना चूल्हे की पूजा किए खाना बनाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर मुनमुन को बहुत हैरानी होती है कि लीजा विदेशी होने के बाद भी सारी परंपराओं को अच्छे से जानती है, लेकिन उस समय मुनमुन कुछ नहीं कहती। लीजा और अनीता दोनों कुछ ही समय में अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरी करती है। दोनों बुएं मिलकर अपने सभी रिश्तेदारों को खाना सर्व करती है। लीजा द्वारा बनाए गए 56 भोग और अलग अलग 56 प्रकार की मिठाइयों को खाने के बाद सभी रिश्तेदार लीजा की तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे वाह मुनमुन देवी, क्या बहू है तुम्हारी। अकेले इसने 56 प्रकार का भोजन बनाया, साथ ही जिसमें इतनी सारी मिठाइयाँ भी बनाई है, वो सभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच में मजा आ गया है। इसीलिए कहते हैं इंसान देसी हो या विदेशी, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी पहचान उसके काम और उसके व्यवहार से होती है। और लीजा बहू भले ही विदेशी हो, लेकिन फिर भी वो भारतीय परंपरा और उसकी संस्कृति को अच्छे से समझती है। मुनमुन देवी को अपनी गलती का एहसास होता है और कहीं ना कहीं उसे अपनी विदेशी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सभी रिश्तेदार के खाना खाने के बाद लीजा इन सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी रिश्तेदार बहुत ही खुशी मन से लीजा और अनीता दोनों को शगुन देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मुनमुन देवी लीजा से कहती है, मुझे माफ कर दे लीजा बहू, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और हमेशा तुझ में कोई ना कोई कमी निकालती रही। आज मुझे पता चला कि मेरा बेटा हीरा लेके आया है। सच में आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तेरी सास हूँ। इस तरह से मुनमुन देवी अपनी विदेशी बहू को स्वीकार कर लेती है और हंसी खुशी वो सब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सीमा और मीना 2 बहनें थीं और दोनों ही एक छोटे से गांव की थीं। दिखने में सीमा और मीना दोनों ही बहुत खूबसूरत और गोरी थीं, लेकिन उनकी एक ही कमी थी कि वो दोनों गंवार थीं। उनकी शादी शहर में हो जाती है, जहां सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे मगर दिखने में बहुत ही ज्यादा काले थे, जिस कारण दोनों बहनों की शादी बबीता देवी के बेटे मनोज और विक्रम से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बबीता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सीमा बहू और मीना, बहुत दिन हो गए घर में अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई, तो एक काम करो, पूरे घर को ना अच्छे से साफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम दोनों बहनें मिलकर पूरे घर को अच्छे से चमका देंगे। बस आप हुक्म कीजिए, वो काम हम यूँ करके दिखा देंगे आपको। अरे घर बहुत बड़ा है, मेरा साफ सफाई करने में ना कमर टूट जाएगी, इसीलिए तुमसे बोल रही हूँ। 1 से 2 दिन तक समय लगेगा, वैसे कोई बात नहीं, तुम दोनों 2 दिन में आराम से पूरे घर को अच्छे से चमका देना, साफ कर देना, क्योंकि घर का एक एक कोना तुम्हें रगड़ रगड़ के साफ करना है, ठीक है ना। अरे माँ जी, हम अपने गांव में ना अकेले ही पूरा घर साफ किया करते थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर गाय भैंस को खेत में ले जाते थे, फिर उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ती थी हमें, और हमारी तो आदत हो चुकी है ये सब करने की। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सारा काम अकेले कर लेंगे। आप बस चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाइए और देखते रहिए कमरे में बैठकर कि कैसे हम दोनों मिलकर पूरे घर को चकाचक कर देते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, बहुत बात नहीं हो तुम दोनों, अब जाकर ना काम कर लो। दोनों अब पूरे घर की साफ सफाई करने को तैयार हो जाती हैं। सीमा और मीना दोनों पूरे घर को रगड़ रगड़ के साफ करने लगती हैं। यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप को भी डिटर्जेंट पाउडर से धो डालती हैं। अब ये देखकर बबीता बहुत गुस्सा करती है और कहती है, हे भगवान, तुम दोनों बिल्कुल गंवार और अनपढ़ हो क्या। अरे इलेक्ट्रिसिटी सामान को कोई पानी से साफ करता है क्या, इसमें डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करता है क्या। इतना भी नहीं मालूम कि बिजली के सामान को पानी से दूर रखा जाता है। अगर कोई करंट वगैरह लग जाता तुम्हें या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता तो पूरे घर को ले डूबती, साथ में खुद भी मरती। माँ जी हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं था ये सब क्या है। आगे से हम लोग ध्यान देंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम दोनों। अरे रहने दो, मुझे लगा था कि बहुत समझदार हो तुम दोनों। अरे हर किसी को पता होता है कि टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है और इनको पानी से दूर रखा जाता है।
पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें, गवार की गवार ही रहोगी। अब ना मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों को ज्यादा तकलीफ हो जाए। बेचारी दोनों बिना कुछ कहे वहां से अपना मुंह लटकाकर किचन में आ जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद बबीता के घर उसकी बेटी प्रीति आती है। प्रीति का एक छोटा सा 5 साल का बेटा था, जो कि बबीता को नानी नानी कह के बुलाता हुआ उनके गले लग जाता है। तभी बबीता बोलती है, अरे मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं अपने नाती पोतों को। और बता बच्चा, क्या खाएगा? नानी नानी, मेरे को ना पास्ता खाना है और पिज्जा खाना है। पास्ता खाना है मेरे बाबू को? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तेरी मम्मी से कह देती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। हाँ अरे नहीं मम्मी, इसको बाहर का कुछ नहीं देना है, डॉक्टर ने मना किया है। घर पर ही पास्ता बना लेते और पिज्जा भी, आजकल इतना इजी तो है। भाभी को बोल दो ना प्लीज, वो बना देंगी। अरे सीमा, ओ मीना, दोनों मेरे नाती के लिए पास्ता और पिज्जा बना दो जल्दी से। और हाँ, अगर रेसिपी समझ नहीं आए तो यूट्यूब पर जाकर सीख लो कि कैसे पास्ता और पिज्जा बनता है। सारा सामान किचन में है, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस यूट्यूब खोलो, वहाँ सर्च कर लो कि कैसे पास्ता और पिज्जा बनाया जाता है, तुमको भी आसान पड़ेगा। हाँ, बबीता अपनी दोनों बहुओं को पास्ता और पिज्जा बनाने के लिए बोलती है। दोनों ने अपने पूरे जीवन में कभी पास्ता और पिज्जा का नाम ही नहीं सुना था, खाना तो दूर की बात। अब दोनों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार वो कैसे पास्ता और पिज्जा बनाएं। दोनों अब यूट्यूब से सर्च करके पास्ता और पिज्जा बनाने लगती हैं। दोनों बेचारी बहुत ज्यादा घबराई थी। मीना, अगर ये पास्ता और पिज्जा हमसे अच्छा नहीं बना तो माँ जी फिर से हमें ज्यादा सुनाने लगेंगे। उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि हम किसी भी लायक नहीं है। मैं जानती हूँ और डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, कोशिश तो करनी होगी ना। बाकी देखते हैं कि कैसा बनता है। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पास्ता और पिज्जा खाया तक नहीं। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी कभी फ्रिज नहीं देखा, और ये इतना बड़ा अलग सा किचन है, इसके अंदर खाना बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहन, बहुत डर लग रहा है। आज तो दीदी भी आ गई, उनके सामने अगर माँ जी ने हमारी बेइज्जती करी तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। चल अब टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर कि कैसे, ये क्या है, ये पास्ता, हाँ ये पास्ता और ये पिज्जा बनता है। बाकी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान है ना हमारे साथ। बेचारी दोनों डरते हुए पिज्जा और पास्ता बनाकर ले जाती हैं। दोनों का पिज्जा पास्ता बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। अब ये देखकर बबीता को बहुत गुस्सा आता है और बबीता उन दोनों को सुनाते हुए बोलती है, कसम से तुम दोनों जिंदगी भर गवार की गवार रहोगी। तुम्हें पिज्जा और पास्ता बनाना नहीं आता? अरे यूट्यूब से देखकर अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकती हो। माँ जी, हमें माफ करना, दरअसल हमने पिज्जा और पास्ता खाया ही नहीं है। हम एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़कियां हैं और हमें इन सारी चीजों में ढलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी और हम एक दिन जरूर सारा काम अच्छे से करके दिखाएंगे आपको। बस बस, अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पिज्जा पास्ता नॉर्मल चीज, जो कि गांव हो या शहर, हर जगह बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता है, और तुम्हें नहीं पता। हाँ, सच बताऊं माँ जी, तो हम बहुत गरीब हैं और हमने आज तक अपने जीवन में कभी पिज्जा पास्ता खाया ही नहीं है। बाकी हमने पूरी कोशिश की है इसे बनाने की। ये सब देखकर बबीता की बेटी प्रीति कहती है, माँ आप भी कैसे रिएक्ट करें दोनों के साथ? इन दोनों को शहर में कुछ समय के लिए एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप इनको सुनाने से बेहतर ये सिखाने की कोशिश करो। आप ही इन्हें घर की बहू बनाकर लाई हो और आप ही इनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो चीज इन्होंने कभी देखी नहीं, उस चीज को एकदम से इंसान एक्सेप्ट कैसे करेगा? कभी भी उसमें परफेक्शन नहीं ला सकता। तो इनको बोलने की वजह आपको सिखाना चाहिए था। आपने कभी भी इनको घर का सामान दिखाने या समझाने की कोशिश भी की है कि ये सामान इसलिए इस्तेमाल होता है? इनको बोलने से पहले आपको खुद को देखना चाहिए कि आपने कितनी कोशिश की है इन्हें सिखाने में। हाँ बेटा, शायद तू सही बोल रही है। मैंने तो हमेशा इनकी कमियां देखकर इन्हें 2-4 बातें सुना दी, लेकिन कभी भी इन्हें सिखाने की कोशिश नहीं की। माफ करना मेरी बहू, अब तुम दोनों बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैं और प्रीति मिलकर तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाएंगे। इस तरह से बबीता और प्रीति दोनों मिलकर सीमा और मीना को शहर के तौर तरीके सिखाने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों बहनें पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश करती हैं
और आखिरकार अब वो दोनों शहर के रंग रूप में बिल्कुल ढल जाती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। सपना लंगड़ी थी, पर फिर भी उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपना दिन रात पढ़ाई करती और मेहनत करती। पर सपना की इस मेहनत से उसकी दोनों भाभी काव्या और शीतल जला कर दी थी। ऐसे ही एक दिन सपना खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए अपनी दोनों भाभीयों से कहती है, भाभी मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? हम दोनों इस घर की बहू हैं, ना कि तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे क्या गलती होगी, तुम खुद एक गलती हो। और देखो, हम इस घर की बहू हैं, ना कि नौकरानी, इसलिए जितना काम हम दोनों करती हैं उतना ही काम तुम्हें भी करना होगा। आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो, इसीलिए अपने कमरे में जाने से पहले तुम ये सारे बर्तन धो देना। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर सपना कुछ नहीं कहती, क्योंकि सपना एक लंगड़ी थी और कई बार उसे अपनी भाभीयों की जरूरत पड़ती थी। बस यही वजह थी कि सपना अपनी भाभीयों की तानों को चुपचाप सुन लेती। अब सपना रात के बर्तन धोकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सपना के दोनों भाई अनूप और अनुराग घर आते हैं। आ गए आप? आज आपने आने में देरी कर दी। हाँ, ऑफिस में काम बहुत है, शायद मैं आने वाले 3-4 दिनों तक घर भी ना आ पाऊँ। खैर, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। यही हाल मेरे भी ऑफिस का है। ये ऑफिस वाले जितनी सैलरी नहीं देते उससे ज्यादा तो काम करवा लेते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब आप दोनों घर आ चुके हैं तो ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने दीजिए। जल्दी से आप दोनों फ्रेश हो जाओ, हम खाना लगा देते हैं। अब अनूप और अनुराग फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर काव्या और शीतल सपना को परेशान करने के लिए उसे खाना गर्म करने को कहती हैं। सपना, तुम्हारे भैया आ चुके हैं और मैं उन्हें उनके कपड़े देने जा रही हूँ। जब तक तुम खाना गर्म कर दो, और हाँ, उसके बाद आराम से पढ़ाई कर लेना। ठीक है भाभी, आप दोनों आराम से जाइए, मैं खाना गर्म कर दूंगी। अब काव्या और शीतल अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपना खाना गर्म करने के साथ साथ अपने भाइयों के लिए खाना भी निकाल कर रख देती है। मैंने खाना भी निकाल दिया है, अब भाभी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, अब मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। सपना ये सब इसलिए करती है ताकि उसकी भाभी फिर से उसे परेशान ना कर सके। कुछ देर बाद अनूप और अनुराग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और जब वो दोनों देखते हैं कि खाना पहले से ही निकला हुआ है, तो वो अपनी पत्नियों से कहते हैं, शीतल, तुम तो मेरे साथ थी, फिर ये खाना किसने निकाला? काव्या दीदी ने निकाला होगा, और किसने? पर काव्या मेरे साथ थी। अब तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम दोनों मिलकर मेरी बहन से इतनी रात तक घर के काम करवाती हो? इस सपना की बच्ची ने ना जानबूझ के किया है, ताकि उसके भाइयों को पता चल जाए कि हम उनकी लंगड़ी बहन से कितना काम करवाते हैं। लंगड़ी के पैर नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। आप दोनों बेकार ही नाराज हो रहे हैं, आखिर वो भी तो इस घर का हिस्सा है। क्या पता उसने हमारी बातें सुन ली हो और इसीलिए बिना कहे आप दोनों के लिए खाना निकाल दिया हो। आखिर खाना निकालना कौन सी बड़ी बात है? अगर सपना ने खाना निकाल दिया या घर का कोई काम कर दिया तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? अपनी बीवियों की बातें सुनकर दोनों भाइयों का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों बिना खाए सो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन शीतल और काव्या अपनी लंगड़ी ननद को लेकर अपने पतियों से लड़ाइयाँ करती हैं। ऐसे ही एक दिन अनुराग सपना को उसके कॉलेज की फीस देता है। ये देखकर शीतल अनुराग से कहती है, सारा ठेका आपने लिया है अपनी लंगड़ी बहन के सपनों को पूरा करने का। अनुप जी, जेठ जी भी तो है, वो लंगड़ी बहन उनकी भी तो है। शीतल, अपनी जुबान संभाल कर बोला करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी बहन को लंगड़ी मत कहा करो। एक लंगड़ी को लंगड़ी ना कहूँ तो क्या बोलूं? और खबरदार, अगर अपनी लंगड़ी बहन के लिए मुझसे बहस भी की तो भूलिए मत, आपकी नौकरी मेरे पापा की बदौलत ही लगी है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप अपने पैसे अपनी लंगड़ी बहन पर उड़ाओ। जहाँ शीतल अनुराग से कॉलेज की फीस के लिए लड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर काव्या अनूप से इस बात के लिए लड़ती है कि अनूप अपनी बहन को खर्चा पानी क्यों देता है। अरे इस बोझ का बोझ आप कब तक संभालेंगे? इस लंगड़ी की उम्र हो चुकी है, इसे पढ़ाने लिखाने से बेहतर है कि आप इस लंगड़ी की शादी करवा दो, ताकि हमारी इस लंगड़ी से जान छूटे। काव्या,
थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। सपना के जो सरकारी पैसे आते हैं वो हम ही तो रखते हैं। अगर उसके पैसों में से मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। और वो मेरी छोटी बहन है, उसका सपना मैं पूरा करूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों भाई अपनी बहन के लिए लड़ते हैं, पर अफसोस सपना अपनी भाभीयों की सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बात को बहुत दुख होता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ काव्या और शीतल सपना के मुंह पर उसे लंगड़ी होने का ताना देती हैं। तुमने तो कसम खा ली है, अपनी दोनों भाभीयों की जान लेकर ही मानोगी। अरे खुद नहीं बोल सकती क्या अपने भाइयों को कि अब मेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र नहीं है, पैसा बर्बाद मत करो। पर भाभी, मुझे सरकारी नौकरी करनी है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द मेरी कोई अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। भला तुम जैसी लंगड़ी को कौन नौकरी देगा? और चलो तुम्हारी नौकरी लग भी गई तो क्या तुम अपनी सैलरी हमें दोगी? नहीं ना, फिर क्यों हम तुम्हारे पीछे बर्बाद हो? देखो, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत अमीर है, इसलिए वो जब तुम्हें देखने आए तो चुपचाप तुम उसे हाँ कर देना। अब शीतल और काव्या सपना से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक अपाहिज लड़के का रिश्ता सपना के लिए देखती हैं। अब लड़के वाले घर आते हैं तो सपना अपाहिज लड़के को देखकर अपनी भाभीयों को साफ शादी के लिए इनकार कर देती है। भाभी, मैं सिर्फ एक पैर से लंगड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे मेरी शादी करवाओगी मैं कर लूंगी। आपने मेरी जो लड़का देखा है वो लड़का बोल भी नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, ना देख सकता है। ऐसे इंसान से भला मैं कैसे शादी कर लूं? ये बात बोल भी कौन रहा है जब खुद अपाहिज है। इंसान एक पैर से लंगड़ा हो या दोनों पैर से, वो अपाहिज ही होता है। काव्या सपना के साथ बदतमीजी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अनूप और अनुराग आ जाते हैं और काव्या की ऐसी बातें सुनकर अनूप काव्या को एक जोरदार तमाचा मारता है और अपने घर आए सभी मेहमानों को उनके घर वापस जाने को कहता है। और मेहमान के जाने के बाद अनूप और अनुराग अपनी बीवियों से कहते हैं, तुम होती कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाली? जानती भी हो मेरी बहन लंगड़ी कैसे हुई? हम दोनों भाइयों को बचाने की वजह से आज तुम दोनों को अपने जिस पति पर घमंड दिख रहा है ना, उसकी जान तुम्हारी उसी लंगड़ी नंद ने बचाई है जिसे तुम आज ताने दे रही हो। आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, हम दोनों भाई रोड पर खेल रहे थे। सामने से गाड़ी आ रही थी पर हम दोनों भाई वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बस हम दोनों को बहन बचाने के लिए बीच में आ गई और उसने इस एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया। जिस बहन ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम चाहती हो कि हम उसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दें? जब काव्या और शीतल को सपना के इस बलिदान के बारे में पता चलता है तो उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी लंगड़ी ननंद का साथ देती हैं और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती है।